Hello everyone, this is Shelja Parihar. I cleared NEET in 2019 with All India rank 2688 and 1873 was my general category rank. My score was 630. So guys, before going to the title of the video, I would like to share something with you guys, and that is like you must have noticed the difference between the intro of this video and also the my previous videos. So the difference is I'm not allowed to take my college name or my name not in my titles not in my narratives too. So I'm not allowed to take my college name or post anything about my college. Earlier what I thought like I'm allowed to post whatever is already present on YouTube, but then there were a lot of complaints, and I came to know like I'm not allowed to post anything about the college. I neither I'm like basically I'm not allowed to disclose my identity. So then I decided okay, I'm not going to make any videos. अभी अभी AFMC भी अगर वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो क्या ही वीडियोस बनाना. So I like started to shut it down. Okay, and मैंने एक्चुअली वीडियोस मैंने तुम्हारे कमेंट्स देखने भी बंद कर दिए थे. मुझे लगा कि यार फालतू में अगर मैं तुम्हें थोड़ा भी होप दे रही हूँ तो वाई टू गिव अ होप. तो मैंने बंद कर दिया था एक बार के लिए, शटर्स डाउन. फिर माई सीनियर्स ऑल्सो टोल्ड मी कि यू कैन पोस्ट एनीथिंग अबाउट नीट, यू कैन ट्राई लाइक इफ़ यू आर एबल टू मोटिवेट एनी पर्सन देन यू कैन. और फिर उसके बाद में आई जस्ट नोटिस कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो दे वर रिगार्डिंग नीट ओनली. तो आई थॉट वाई नॉट, मतलब नीट के लिए ही आई शुड गो. So okay, so from now my videos will be all about NEET. We are not going to discuss anything about AFMC. And guys, when you will be here, you will come to know about tons of rule and how we have to follow them. Also because it's regarding army, so we should respect these rules. So yeah, no haters comment please. Okay. Okay, let's start the video. So guys, NEET 2022, yeah right. Okay, so you guys have 2 years, है ना. देखने में लगता है कि बहुत टाइम है, कर लेंगे, मतलब मेरे साथ भी हुआ था. मुझे लगता था कि बस मैं तो 2 साल है यार, 2 साल में तो कोई भी क्लियर कर लेगा नीट, ठीक है. पर होता क्या है, सबसे ज़्यादा गाइज, मतलब तुम्हें बता देती हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मैंने जो 2021 वाला जो वीडियो बनाया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पता है क्या है कि दी हमें 12th में है हम, एंड वी वांट टू क्लियर नीट, बट हमारा 11th वीक है, क्या हम क्लियर कर लेंगे. सबका यही था कि हम क्या करें कि 11th साथ में कवर हो जाए. सबके क्वेश्चन एक जैसे थे, सबके, ठीक है. तो गाइज जस्ट लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, ठीक है. तुम्हारे पास टाइम है नो डाउट, पर तुम करोगे क्या, 11th को वेस्ट करोगे, और वो हमें नहीं करना है क्योंकि बहुत लोग कर चुके हैं. दैट मीन्स हम भी कर सकते हैं, वी कैन बी वन ऑफ देम. तो हमें नहीं बनना है. हमें क्या करना है कि 11th भी अच्छे से करना है, 12th भी अच्छे से करना है. ये नहीं सोचना है कि बाद में कर लेंगे, या अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहना है कि मतलब लेज़ी कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है चल रहा है, देख लेंगे. विद 12th में आने वाला है नीट, अभी थोड़े ना आ रहा है नीट, तो बहुत लोग इसको लाइट लेते हैं. बट मैं तुम्हें बता देती हूँ, मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है कि मैम या दी जो भी जो 11th है वो बहुत वीक रह गई है, सो हाउ वी कवर इट इन 12th. तो इसीलिए गाइज यू आर इन 11th, इसको लाइट नहीं लेना है, हमें अच्छे से करना है सब कुछ. ओके. फिर सब तुम्हारा सबसे बड़ा ये भी बेनिफिट होगा कि नीट और एम्स अभी कंबाइन हुए हैं, और तुम्हारे पास में एक्चुअली 2 years के पेपर होंगे. उससे पहले तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि पेपर हार्ड होता है, कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी आइडिया लग जाएगा तुम्हें, ठीक है. उससे रिगार्डिंग फिर बहुत सारे सैम्पल पेपर्स बनेंगे. तो एक्चुअली बेनिफिट के अंडर चल रहे हो तुम अभी फ़िलहाल, हर चीज़ में बेनिफिट है तुम्हारा, बिकॉज तुम्हारे पास 11th तुम्हारे हाथ में है, ठीक है. कुछ बच्चों के हाथ से निकल चुकी है, विच आर इन 12th राइट नाउ. तुम्हारे हाथ में तुम्हारा 11th भी है अभी, जो कि बहुत लोगों का ख़राब हो चुका होता है. एंड ऑल्सो तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं 2 साल के पेपर्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ नीट एंड एम्स. सो यस, यू आर काइंड ऑफ लकी. सो अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है. तुम्हारे लिए एक बहुत न्यू स्टार्ट है, ठीक है. तुम शुरू में ऐसे जोश में रहोगे ना, मतलब डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं तुम्हें बोल रही हूँ और ये होना है, मतलब तुम्हें बाद में मेरी याद आने वाली है. सो शुरू में क्या होगा, बहुत जोश, मतलब हमें लगेगा कि बस हम फोड़ देंगे, अब हमसे ज़्यादा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है. तो हम हर तरह की बुक सॉल्व कर रहे होंगे, हम सब कुछ सॉल्व कर रहे होंगे. धीरे धीरे मोटिवेशन का लेवल एक नहीं रहता है, ठीक है. तो अगेन बैक टू एन एग्जाम्पल विच आई गेव ऑलरेडी इन द प्रीवियस 2 videos.
but you guys must have not seen that, so yes, I can repeat. So that is like you have seen graph, मतलब तुम्हें ये तो पता होगा कि अभी तक स्ट्रेट लाइन क्या होता है. सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा होता है, और ईसीजी में, मूवीज़ में तो देखा होगा कि जब इंसान मर जाता है तो ईसीजी में स्ट्रेट लाइन आता है विद अ बीप साउंड. ओके, सो दैट स्ट्रेट लाइन कम्स व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज डेड. तो कभी भी हमारा ग्राफ, like we are not going to be demotivated always और motivated always. हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं रहेगा. हमारा ग्राफ ऐसा होगा, मतलब ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहेगा. कभी हम मोटिवेट हो जाएंगे, कभी हम डीमोटिवेट हो जाएंगे. सो ऑलवेज बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो तुम्हें इस बारे में बताना एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तुम्हें लगता है, तुम्हें पता नहीं होता है, मतलब तुमने 11th-12th अभी नहीं देखी है, तुम्हारे सामने जब फर्स्ट डीमोटिवेशन आता है ना, यू फील लाइक तुम ही हो जो बस डीमोटिवेट हो रहे हो, बाकी तो दुनिया मोटिवेटेड ही घूम रही है. तो तुम्हें इसीलिए ऐसा नहीं लगे, दैट्स व्हाई आई एम लाइक मेंशनिंग दीज थिंग्स सो प्रॉपरली और सो लाइक इन अ सो वेरी इजी वे. मतलब बाकी सब नॉर्मली भी समझ जाएंगे इस चीज़ को, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट, बट यू हैवंट. तो इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ. तो हमारे साथ क्या होगा, मार्क्स कम आए हम डीमोटिवेट हो जाएंगे. हमने पढ़ाई नहीं की, शुरू में तो हमने तो मॉड्यूल्स कर डाले थे, सारे चैप्टर्स कर डाले थे, अब पता नहीं क्या हो गया है. ठीक है, और अगर तुम्हारा 11th अच्छा नहीं रहा तो फिर 12th में तुम थोड़ा सा डीमोटिवेट होने वाले हो. ठीक है, कि 11th अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है कि 11th में पढ़ा नहीं था, दी बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी 11th में, अभी हम क्या करें. ठीक है, तो तुम्हारे साथ में कुछ लोगों के साथ हो जाएगा ये, जो नहीं करेगा अगेन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हो, सबके साथ तभी नहीं होगा जब तुम करोगे. अगर कर लिया तो कैसे ही होगा, और नहीं किया तो देखो बहुत लोगों के साथ होता है, दिस इज सो कॉमन. तो इसीलिए बच के रहो. ठीक है, सो हाँ, अभी हम वहाँ थे कि मोटिवेशन डीमोटिवेशन. तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें टीचर कुछ बोल देगा तो तुम डीमोटिवेट हो जाओगे. सो हमारे जो ये कार्यकाल है ना, ये जो 2 years का, इसमें हम 1000 बार डीमोटिवेट होंगे, 1000 बार हम मोटिवेट भी होंगे. ठीक है, बस हमें क्या करना है, हमारे माइंड को स्टेबल रखना है. जब भी लगे कि क्या मैं कर पाऊँगा, लाइक नीट के मैं लायक हूँ, मतलब दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेनेवर कम्स टू योर माइंड ना, तो लाइक मेक योर सेल्फ काम एंड जस्ट सिट एंड थिंक कि हाँ मैंने बताया था कि बाद में जाके ऐसे डीमोटिवेशन की फीलिंग तुम्हारे अंदर आएगी. बट द पर्सन जो क्या कर लेगा, जो अपने माइंड को काम कर लेगा और वो ये सोचेगा कि इट हैपन्स टू एवरीवन, और मैं भी इस फेज़ में हूँ, अगली बार नेक्स्ट अच्छे फेज़ में हूँगा. अगर अभी आज मेरा ख़राब गया है, मैं अपना जो टुमारो है, द कमिंग डे, आई विल मेक दैट गुड. ठीक है, तो उसके लिए वर्क करता हूँ. तो दिस शुड बी ऑलवेज इन योर माइंड. तुम्हारे पास में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जिनमें तुम 1000 बार डिमोटिवेट होगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे तुम, डिमोटिवेट हो जाओगे तुम. और उस वक्त तुम्हें क्या सोचना है कि तुम नहीं हो अकेले, मतलब बहुत लोग हैं, तो तुम भी कर लोगे जैसे सब कर रहे हैं. ओके, सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड. जब भी लगे खुद को कि तुम डीमोटिवेट हो रहे हो, हमेशा पुश योर सेल्फ अप. तुम्हें कोई आके नहीं बोलने वाला है कि नहीं कुछ नहीं है, सब सही हो जाएगा, नहीं बोलते हैं. अदर देन आप पेरेंट्स, कोई नहीं बोलता है. इवन टीचर्स भी दे से फॉर वंस, उसके बाद में नहीं बोलेंगे तुम्हें कि नहीं बेटा कुछ नहीं होता. You should be the one who can motivate yourself. And like if you have seen my target medical वाला वीडियो, तो उसके अंदर भी मैंने यही बोला है गाइज कि मैंने हमेशा से सोचा कि मुझे कोई और मोटिवेट करे. ठीक है, लाइक राइट नाउ आई एम मोटिवेटिंग यू गाइज, बट इट्स नॉट सो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे सामने समझा रही हूँ तुम्हें, ऐसा नहीं होने वाला ना कभी. तो होता क्या है कि हमारा मोमेंट पे हमें याद नहीं आता है हमारी बोली हुई बातें. ठीक है, तो हमें उस वक्त क्या करना है, अपने माइंड को रेडी रखना है टू लिफ्ट आवर सेल्फ अप. मतलब खुद को संभालने के लिए खुद के माइंड को ही तैयार करना है हमें. ठीक है, तो ऑलवेज बी रेडी. और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरे टाइम पे जब व्हेन आई गॉट डीमोटिवेटेड, तो पेरेंट्स में हमें ऐसे लगने लग जाता है कि यार आप तो हमेशा ऐसे ही बोलोगे ताकि मेरा मूड सही हो जाए. तो इसीलिए उनका बोला हुआ हमें नहीं अफेक्ट करता है. टीचर्स बहुत कम बोल के देन ही लीव्स अस, लाइक वो हमें हमारे हाल पे छोड़ देता है. फिर हमें क्या करना होता है कि लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था कि
यार तुझे करना है ना, यू वॉन्ट टू डू नीट नो, मतलब यू वॉन्ट टू अचीव योर सक्सेस, यू वॉन्ट टू अचीव थिंग्स नो, तो तुझे खुद पे वर्क करना पड़ेगा. वाई आर यू फीलिंग सो लो? और इस लो फील करने की वजह से तुम कम पढ़ोगे, जो कि मैं भी करती थी. मतलब मैं लो फील करती थी, आज मार्क्स बुरे आए, ऐसे कैसे हो सकता है, 2 दिनों तक ऐसे कैसे हो सकता है. अरे भाई तुम नहीं पढ़ रही है तभी तो हो रहा है. तो वो जो 2 दिन मैं वेस्ट करती थी, उसकी जगह अगर मैं यूज़ करने लग जाती तो बेटर था ना. तो हमें भी वही करना है. अगर मार्क्स बुरे आ रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया है कि तुम तो यार एकदम डफर हो, पहली बात डफर, इंटेलिजेंट, एवरेज, नॉन एवरेज, ये ना मतलब इन शब्दों को अपने दिमाग से बाहर निकालो. अपनी 10th के मार्क्स पे कभी भी बेसिस पे मतलब कभी खुद को जज मत करना. मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके मुझसे कम थे 10th में एंड दे गॉट सिलेक्टेड बिफोर मी इन नीट. ठीक है, तो इट डजेंट मैटर गाइज. 10th के मार्क्स, ये CBSE है यार, CBSE का हम भरोसा नहीं कर सकते कि कौन सा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन सा नहीं है, हमें नहीं पता चलता है. सो 10th के बेसिस पे तुम्हें ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है कि मेरे 10 CGPA, आई थिंक अब तो परसेंटेज आ गए, लाइक मेरे टाइम पे इट वाज CGPAs. तो मतलब मेरे 9.8 CGPA थे. सो आई ऑलवेज लाइक मतलब 9.8 CGPA मुझे लगता था भाई बहुत बड़ी बात है, ऐसे 9 CGPA हर किसी के थोड़े ना आ जाते हैं. सो आई गॉट सो मच ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते, बट या आई वॉज अ लिटिल बिट कॉन्फिडेंट, अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो. ठीक है, तो जिनके 10 CGPA आए वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, और जिनके 7-6 CGPAs भी आए ना गाइज, यू कैन ऑल्सो डू इट. ऐसा नहीं होता यार, 10th के मार्क्स पे नहीं डिसाइड होता है कुछ भी, आप कभी भी कर सकते हैं. 11th-12th इज टोटली डिफरेंट यार, मतलब वो पूरा डिफरेंट है. वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव आप अभी से स्टार्ट करोगे तो भी हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी था. आई होप यू हैवंट स्किप्ड इट. तो ये सब कुछ हो गया. अब हम जाते हैं हमें कैसे प्रिपरेशन करना है इस चीज़ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे कि जो जो रोज़ क्लासेस हो रही है उन्हें हमें आकर रिवाइज करना है. ठीक है, 11th भी और 12th के अंदर भी हमें कंटिन्यू करना है. 11th के अंदर अभी तुम्हारा चल रहा है तो तुम क्लासेस, जैसे अभी नहीं चल रहे हैं ऑब्वियसली क्लासेस, तो तुम्हारा अगर ऑनलाइन भी कुछ चल रहा है, एंड टेक क्लासेस यार. मतलब स्कूलिंग से बेटर आई फील कि स्कूलिंग इज़ गुड, मतलब स्कूलिंग को साथ में कंटिन्यू करो, बट एक कोचिंग होना बेटर है, बिकॉज स्कूलिंग विल ऑलवेज गाइड यू टूवर्ड्स बोर्ड्स, और कोचिंग जो वो तुम्हारा बोर्ड्स भी संभालता है एंड ऑल्सो योर नीट. ठीक है, मुझे ऐसा लगता था, मतलब मैंने सिर्फ स्कूलिंग किया था एक्चुअली, एंड आई थॉट कि सिर्फ स्कूलिंग के टाइम पे हम बोर्ड्स करेंगे और फिर हम नीट कर लेंगे, बट बल्कि इन दोनों का जो सिलेबस है दे आर सेम, तो हम साथ में भी लेके चल सकते हैं. बट आई डिडंट थॉट ऑफ दैट वंस. तो हाँ, वो मेरा लॉस हुआ था उस चक्कर में. तो यू गाइज ऑलवेज रिमेंबर कि टीचर जो, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, जो कोचिंग है वो होना चाहिए, बिकॉज कोचिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक तो मॉक टेस्ट होते हैं बहुत सारे. दूसरी चीज़ ये है कि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हाँ तुम्हें मार्क्स लाने हैं या फिर तुम्हें ये इतने टाइम में कवर करना है. अदरवाइज स्कूल में कोई प्रेशर जैसा चीज़ नहीं है. ऑल्सो हमें ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन होता है, स्कूल में भी ऐसा भी कुछ नहीं है. स्कूल में भी दे विल ऑलवेज पुश यू टूवर्ड्स दैट the boards one, the subjective papers, okay, they'll never let you know about NEET kind of thing. मुझे तो NEET का कुछ अंदाज़ा भी नहीं था till my 12th. तो yes, you should go for it. फिर है कि आप अगर रिवाइज, लाइक इफ़ यू आर टेकिंग कोचिंग ऑनलाइन ऑल्सो, तो आप रिवाइज करोगे जो भी क्लास में पढ़ाया है. एंड एवरी डे मतलब जो रिविजन होता है ना, एक्चुअली हमारे जो टीचर के नोट्स है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इसलिए क्लास में जब बैठे हो तब भी उसे ध्यान से सुनो, अच्छे से बनाओ नोट्स, एंड नोट्स को फिर बाद में जब रिवाइज कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छे से उस चीज़ को इन्हांस कर रहे हो. मतलब द टीचर्स नोट इज़ योर ट्रेजर. लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग कि टीचर्स नोट आर ऑलवेज योर ट्रेजर, and whenever you revise that notes you are adding to that treasure. तो या it's too good. ठीक है, फिर उसके बाद में है कि if you can do questions, तो questions किया करो फिजिक्स के रोज़ 10 to 20 questions of like chapters, तो वो questions किया करो. और ये मतलब मैंने तुम्हें रोज़ को ऑलमोस्ट शेड्यूल सा बताया है कि तुम थोड़ा सा घर पे आके रिवाइज करो, फिर फिजिक्स के भी क्वेश्चन करो, फिर वॉट एवर योर थॉट लाइक आज मुझे ये करना है तो वो उसे कंप्लीट करो. तो तुम्हारा टारगेट सेट किया करो. वो उस दिन ना हो तो प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड. ऐसा भी होगा बहुत बार, तुम 10 दिन तक ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे एक चैप्टर करना है, तुम 10 दिन में एक चैप्टर भी नहीं करोगे. बहुत बार ऐसा होने वाला है, यानी यूल लाइक तुम्हें मेरी याद आएगी उस टाइम कि हाँ शैलजा ने ऐसा कुछ बोला था.
कि हम 10-10 दिन तक एक चैप्टर लेके बैठे रहेंगे और वो कंप्लीट भी नहीं होगा ऑब्वियसली, मतलब कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है, पर हमें हर 11th डे भी अगर हम उठ रहे हैं तो हमें ये सोच के उठना है कि ओके हम आज कर लेंगे। ओके, बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज कि हाँ ठीक है आज मेरा न्यू स्टार्ट है। तुम्हें पता है, मैं अपना स्टोरी अगर बताऊँ ना, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, 7th को मेरा एग्जाम स्टार्ट है एंड ऑनेस्टली मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, लाइक ऑलमोस्ट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। एंड फ्रॉम लास्ट 1 month बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स ऑल्सो और बिकॉज ऑफ चैनल ऑल्सो, लाइक मैं चैनल के अंदर वीडियोज़ डालती हूँ, फिर तुम्हारे कमेंट्स की भी रिप्लाई करती हूँ, इस चक्कर में भी आई एम नॉट एबल टू स्टडी। ठीक है, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि मैं बहुत चीज़ें बहुत दिन ले रही हूँ, मतलब मुझे एक चीज़ करनी होती है, मुझे 3-3 4-4 दिन लगा देती हूँ, बल्कि वो एक दिन भी नहीं लेना चाहिए। एंड ऑल्सो 7th को ही पेपर है, बट स्टिल मेरा वो नहीं हो पा रहा है एंड मैं भी बहुत डीमोटिवेटेड हूँ राइट नाउ, मतलब मोटिवेटिंग यू गाइज ऑल्सो, आई एम डीमोटिवेटेड, बट स्टिल डीमोटिवेशन हर किसी की लाइफ में आता है। बट हमें क्या करना होता है कि हमें नेक्स्ट डे उठ रहे तब भी सोचना होता है कि हाँ हम आज कर लेंगे। लाइक व्हेन आई वोक अप टुडे, मैंने सोचा कि हाँ आई डू इट टुडे, बट ऑब्वियसली मेरा आज भी थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आई हैव डिड एंड थोड़ा आई हैवंट, बट स्टिल आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ कि हाँ ठीक है मैं कल जो है वो पूरा कर लूँगी। ओके, एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। और जब उठ रहे तो मैं उठ के सोच के उठती हूँ कि हाँ ठीक है आई विल डू दैट। तो ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो यू दिस कैन हैपन विद एवरीवन। फिर है बायो का, अगर मैं बताऊं तो बायो के अंदर हमें एनसीईआरटी अगेन बहुत अच्छे से करना है। एनसीईआरटी में प्रॉपरली तुम अंडरलाइन करते चलो। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। 11th वालों को अलग ही जोश चढ़ा हुआ होता है, तुम पढ़ोगे सारे मॉड्यूल्स सारी बुक्स पता नहीं क्या क्या पढ़ लोगे, बट गाइज एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। तुम्हारा मन हो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम अगर पड़ा है तो यू कैन रीड, बट एनसीईआरटी को पहले अच्छे से करो। तुम्हें जब लगे कि तुमने एनसीईआरटी कम से कम 2-3 बार कर ली है, देन यू गो फॉर एनी मॉड्यूल और एनीथिंग एल्स। ठीक है, मतलब आई हैव अ पर्सन हु इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी, वो 12th के साथ सिलेक्ट हुआ है, ही इज़ इन एम्स जोधपुर। ठीक है, सो वो उससे मेरी बात हुई थी एंड ही सेड कि मैंने पहले मॉड्यूल्स पढ़े नो डाउट, बट जब पेपर आने लगा देन आई रियलाइज कि सिर्फ चाहिए तो एनसीईआरटी ही। फिर उसने 1 महीने तक सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड ही सेड कि अगर मैं अभी भी मॉड्यूल पे लगा रहता तो शायद मैं सिलेक्ट नहीं होता। तो यू गाइज सी कितना डिफरेंस होता है। तो पहले मॉड्यूल नहीं करना है गाइज, प्लीज़। तुम्हें पहले क्या करना है, दैट एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को पहले बहुत अच्छे से कर लेना है। देन एनसीईआरटी को अगेन अगेन रिवाइज करना है। टीचर के नोट्स अगर तुम्हारे पास है तो अगेन तुम्हें रिविजन करते रहना है उनका भी। और टीचर के नोट्स जो है वो भी जैसे एनसीईआरटी तुम अंडरलाइन तो कर ही रहे हो, साथ साथ नोट्स में भी नोट्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो एनसीईआरटी के साइड में जो कॉलम होता है वहाँ पे खाली है जो कॉलम, वहाँ पे लिख लो और अंडरलाइन तुम करते हुए चलो, क्योंकि ये तुम्हारे कब काम आएगी, जब तुम नीट का पेपर देने जाओगे या तुम 11th के पेपर्स दोगे या तुम्हारे टेस्ट से पहले भी तुम्हारा रिवीजन बहुत इजी हो जाएगा। और तुम रिवीजन करोगे ना जब अंडरलाइन से, तो और अभी से ये चीज़ स्टार्ट कर देते हो, मतलब मैंने कुछ लोगों को बाद में बताया यार वो बाद में स्टार्ट करेंगे, मतलब उन्हें उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना अगर तुम अभी से कर रहे हो तो उनको तुम्हें होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अंडरलाइन करते हुए चलना है। और ये एक्चुअली तुमने अगर मेरा लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी तुम बाद में देखना, तुम्हारा अभी किसी काम का नहीं है, मतलब तुम देख भी सकते हो योर विश कि लास्ट 2 डेज स्ट्रैटेजी जो है मेरा 2 डे स्ट्रैटेजी, उसमें मैंने ये बताया है कि तुम्हें हैंडीज बनानी है, पतली पतली कॉपीज होती है जो तुम्हें नीट के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज करके जानी होती है, तो वो हैंडीज तुम्हें शुरू से बनानी स्टार्ट करनी होती है। तो तुम देख लो एक्चुअली वो वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने बताया कि बायो में तुम अंडरलाइन करोगे, वही तुम्हारी हैंडी है, बायो की एनसीईआरटीज ही तुम्हारी हैंडी बनेगी, उनमें अंडरलाइन और जो टीचर के एक्स्ट्रा नोट्स तुमने ऐड किए हैं वो। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर मैंने एनसीईआरटी की थी और क्वेश्चंस नॉट रिक्वायर्ड वैसे तो, बट एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके अलावा इनऑर्गेनिक में थोड़ा रटना ही है, तो इसलिए बेटर यू लाइक गो फॉर एनसीईआरटी ओनली। ठीक है, एनसीईआरटी को रिवाइज करते जाओ, बार बार भूल जाएंगे यार, मतलब मैं बहुत भूलती थी। सो आई कैन टेल यू कि इनऑर्गेनिक तुम भूलोगे तो बेटर यू गो फॉर एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी को रटते जाओ बार बार। ठीक है, और ऑर्गेनिक में मैं मेरे टीचर का नीचे यूट्यूब है वीडियो, उनका एक यूट्यूब चैनल उन्होंने अभी खोला है, मतलब अदरवाइज ही वॉज टीचिंग इन द कोचिंग ओनली, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ही इज़ ऑन यूट्यूब, तो मैं उनका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो तुम उनके अगर टीचर के तुम्हें नोट्स चाहिए तो ऑर्गेनिक स्टूडेंट्स को हार्ड लगती है, बट वेन एवर आई लाइक स्टडीड फ्रॉम हिम, मुझे कभी नहीं लगा कि ऑर्गेनिक इज़ हार्ड। वो बहुत ही सिस्टमैटिकली चीज़ों को पढ़ाते हैं एंड तुम्हारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम नाउ ओनली। ओके, तुम्हारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है इफ़ यू आर वॉचिंग हिम। तो
क्वेश्चंस हो गए। फिर हमें इसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी करने हैं, मॉड्यूल से ही करने हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक के मॉड्यूल से क्वेश्चंस तो कर सकते हो तुम, उसके अलावा तुम्हें अगर कुछ अच्छा लग रहा है, कोई बुक अच्छी लग रही है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और गाइज अगर तुम्हें कुछ बुक्स चाहिए, मतलब कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास मॉड्यूल्स नहीं है किसी कोचिंग के, तो तुम्हारे लिए मैं बुक सजेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ओके। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी उनको। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल्स आर बेस्ट, क्योंकि वो हर एक अच्छी अच्छी बुक्स को कंबाइन करके ही बनाता है, तो मॉड्यूल्स अच्छे रहते हैं। बट अगर नहीं है तो यू कैन गो फॉर दोज बुक्स ऑल्सो। कोई भी बुक करके जाना होता है यार, ऐसा कुछ बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है। फिर फिजिकल के अंदर इफ़ यू गो फॉर फिजिकल, तो उसमें भी अगेन क्वेश्चंस प्लस नोट्स ऑफ टीचर, क्योंकि मेरे वाले जो टीचर थे उनका कोई चैनल, आई डोंट नो इफ़ ही हैव, मतलब मैं पूछ के बता दूंगी, बट उनके भी वो काफ़ी अच्छे से करवाते थे। उनके फिजिकल में ऐसा है कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने होते हैं, तो NCERT थ्योरी के लिए हमें NCERT ही पढ़ना है, सिर्फ मॉड्यूल नहीं पढ़ा है। और क्वेश्चंस के लिए हमें हर चीज़ के लिए मॉड्यूल देखनी है। बायो के लिए मैं क्वेश्चंस कभी करती ही नहीं थी। मैं बायो के लिए कभी कभी किसी किसी चैप्टर की NCERT ऑन फिंगर टिप्स कर लिया करती थी, बट मॉड्यूल्स ना मैंने पढ़े हैं, ना मैंने बायो के क्वेश्चंस किए। सो आई कांट टेल इवन कि वो अच्छे भी है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता इवन उनकी रिक्वायरमेंट भी है। और केमिस्ट्री के अंदर मैंने बोला है कि मैंने जितने क्वेश्चंस किए मॉड्यूल से किए, सिर्फ मैंने ऑर्गेनिक के थोड़े से क्वेश्चंस किए थे बिकॉज सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एंड मैंने एक बुक से किए थे विच वाज फॉर JEE, ठीक है। तो मैंने वो वाले किए थे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। एंड अगेन फिजिक्स पे आते हैं, फिर उसके बाद में एक और बात बतानी मुझे फिजिक्स के ऊपर। मैं ये बोलूँगी कि एक तो मॉड्यूल्स के अंदर तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस है, वो फिजिक्स के लिए तुम अपने टीचर के नोट्स पढ़ो, उनको सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे मॉड्यूल्स के वो निकालो। एंड थोड़ा सा क्या फिजिक्स हो सकता है एम्स इंक्लूड हो रहा है तो टफ हो जाए, तो यू कैन, अगर तुम्हारे पास टाइम तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, लगता है क्या बहुत टाइम है तुम्हारे पास, सो यू गाइज शुड डू द JEE क्वेश्चंस। अगर तुम्हारे थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, मतलब जो उनका ईजी सेक्शन होता है, लाइक मे बी सेक्शन A और सेक्शन B, तो जो भी उनका ईजीएस्ट सेक्शन है उनसे पूछ लो, वो वाला तुम कर लो, मतलब JEE वाला। तो वो इजी भी रहेगा तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल भी रहेगा हर चैप्टर का फिजिक्स का। एंड जिनके अंदर तुम्हें लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मॉड्यूल भी कर लिया, टीचर के नोट्स भी पढ़ लिए, और हाँ NCERT इसकी भी पढ़नी है। NCERT हर सब्जेक्ट की पढ़नी है, किसी की भी नहीं छोड़नी है, फिजिक्स की भी पढ़नी है। हम क्या करते हैं, मतलब सभी ये करते हैं, तुम भी करोगे कि NCERT छोड़ के जाते हैं। बल्कि एम्स जब तक था खुद, वो अपने सारे AR कहाँ से देता था, NCERT के ब्लू बॉक्सेस से, ठीक है। तो NCERT हम क्या करते हैं कि हमें लगता है स्टूपिड बुक है, तो हम फिजिक्स की स्टूपिड मान के उसको छोड़ देते हैं बुक को, बट उसके अंदर से सारे AR आते थे। तो अभी चलो AR नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट कुछ तो वो देगा, मतलब इंपॉर्टेंट है वो, यहाँ से इंडिकेट तो हो रहा है कि हाँ ठीक है NCERT इंपॉर्टेंट है। और थियोरी के लिए तुम मॉड्यूल, मुझे लोग पूछते हैं कि हम फिजिक्स की जो थियोरी है वो कहाँ से पढ़े, तो थियोरी यू शुड गो फॉर द NCERT ओनली। NCERT की थियोरी जैसी थियोरी नहीं है किसी की भी। और क्वेश्चंस जो है वो NCERT की प्लीज़ सॉल्व करना, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े बड़े टीचर्स नहीं सॉल्व कर पाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो यू कैन सी कितना अच्छा लेवल है NCERT के क्वेश्चंस का, तो गो फॉर देम। NCERT के क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, NCERT के जो रीडिंग है थियोरी वाला पार्ट, वो प्लस बस हाँ मॉड्यूल्स हो गया। एंड हाँ, अब तो कोई चैप्टर ऐसा है जो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वीक रह गया है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस चैप्टर पे, उसके लिए तुम जाना HCV के पास में। मतलब काइनेटिक्स जैसी चीज़ों के लिए ना तुम HCV भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है हम जब तक HCV जैसी चीज़ ना करें। तो HCV में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर HCV का थियोरी ऑल्सो, पर उसके अलावा सॉल्व क्वेश्चंस, नोट दिस डाउन, कि सॉल्व क्वेश्चंस प्लस दोज सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में सिंगल करेक्ट, तो जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है HCV के प्लस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, ये दोनों हमें करने हैं। फिर ये सब कुछ तो हो गया है। आफ्टर दैट पेपर एनालिसिस के ऊपर आते हैं। पेपर एनालिसिस में हमें क्या करना है, हम रोज़ एक पेपर देते हैं 3 आवर्स का, या जितने भी घंटे का जो भी तुम पेपर दे रहे हो, तो हम पेपर देकर आ रहे हैं। और उसके बाद में क्या होगा कि हम डिमोटिवेट होके बैठेंगे अगर हमारा पेपर बुरा हुआ या मार्क्स गंदे आए। हम सिर्फ ये देख के बैठ जाएंगे कि हाँ ठीक है हमारे इतने मार्क्स आए हैं, और फिर हम सैड होके बैठ जाएंगे। बट एक्चुअली व्हाट अ नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट शुड डू इज़
हमें क्या करना होगा, हमें हर डाउट जो, पहले बात तो हमें एनालाइज करना होगा पेपर। एनालिसिस में हमें क्या करना होता है वो भी तुम्हें बता देती हूँ। पेपर तुम निकालो, 180 के 180 क्वेश्चंस तुम्हें देखने हैं। तुम्हें लग रहा है कि ये तो पेपर मुझे पूरा आता था, फिर भी उसे वापस देखो। कुछ चीज़ें ऐसी होगी क्योंकि तुमने मॉड्यूल्स में देखी हुई होगी, तो तुमने टिक कर दी होगी, तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें तुक्का होंगी, बहुत सारी तुमने यूं ही कर दी होगी, बहुत सारी का तुम्हें बेसिक्स नहीं पता होंगे लेकिन तुम कर चुके होगे। बट रिमेंबर, एम्स जब तक था तो वो बेसिक्स पे वर्क करता था। सो अभी दोनों साथ में आएंगे तो दे विल वर्क ऑन बेसिक्स। तो बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे नहीं आ रहा है, बस मैंने यूं ही तुक्का मार दिया है, या ये तो बिल्कुल ही नहीं आता था, ये तो गलत हो गया है, भले कितने भी कम मार्क्स आ रहे हो, कभी डीमोटिवेट नहीं होना है गाइस। जितने तुम्हारे कम मार्क्स आ जा रहे हैं उतने ही इम्प्रूव होंगे इफ़ यू आर एनालाइजिंग योर पेपर प्रॉपरली। एंड उसके बाद में टीचर से जाके पूछ रहे हो, हर डाउट अपना क्लियर कर रहे हो, कहीं से भी करो, दैट्स योर चॉइस, टीचर, यूट्यूब, एनीवेयर, ठीक है। तो वो अपने डाउट्स अगर तुम क्लियर कर रहे हो, अदरवाइज क्या होगा कि हम अपने बस दुखड़ा रोते रहेंगे और कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो कि हर पेपर को एनालाइज कर रहे हो और लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रहे हो ताकि तुम्हारे बाद में काम आ सके, तो दैट विल ऑलवेज वर्क, ठीक है। हमेशा तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे और कभी भी एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि हर बार कोर्स अलग आ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। जो भी स्टार्टिंग के तुम्हारा जो चैप्टर्स चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आ रहे होंगे ना सारे टेस्ट, तो अभी तुम्हारे मार्क्स नहीं इंप्रूव होंगे, ठीक है। क्योंकि तुमने अगर काइनेटिक्स के क्वेश्चंस तुमने प्रॉपरली एनालाइज करके तुमने टीचर से पूछे, तो तुम्हारे ऑब्वियसली ग्रेविटेशन में मार्क्स नहीं आने उससे, ठीक है। तो पहले नहीं इंप्रूव होंगे, पर जब तुम होल सिलेबस पेपर्स दोगे या 11th के होल सिलेबस दोगे, तो देन यू रियलाइज कि हाँ ठीक है, अभी मेरा इंप्रूव हो रहा है। दैट मीन्स मैंने जो पहले किया था, हर पेपर एनालाइज, देन मार्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आस्किंग एवरीथिंग फ्रॉम द टीचर, वो अच्छा था, वो सही था, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया है। तुम्हारे लिए वीडियो थोड़ा वैसे एज़ कम्पेयर टू अदर्स बहुत छोटा बना है, एंड बहुत तो नहीं, थोड़ा सा छोटा बना है। एंड ऑल्सो लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीता बड़ा वीडियो मत बनाओ प्लीज़। अरे यार, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ वॉच इट। एंड मतलब मैं अब जानबूझ के नहीं बना रही हूँ, ये इसमें सब कुछ कवर करते करते ये सब कुछ हो रहा है। एंड और क्या था यार, मैं कुछ भूल ना जाऊँ बस। क्वेश्चंस है, नोट्स हमेशा रिवाइज करने हैं, एनसीईआरटी हमेशा करनी है। हैंडीज़ के लिए, फिजिक्स की हैंडी के लिए तुम ये किया करो कि साथ साथ में जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, उसके जो इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज है उससे रिलेटेड वो लिख लिया करो। ऑर्गेनिक में भी हमें रिएक्शंस लिखनी है, ऐसे कर करके हमें हैंडीज़ बनानी है। मतलब बहुत पतली सी हैंडी बनेगी, हर चैप्टर के तुम फॉर्मूलाज लिखोगे वो ज़्यादा नहीं है। फॉर्मूलाज के अलावा कुछ चीज़ें बहुत ही यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होते हैं, तुम्हें कुछ ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा जो तुम्हें हर जगह, हर मॉड्यूल में, हर जगह तुम्हें वो क्वेश्चन मिल रहा है, तो तुम वो वाले क्वेश्चंस जो है वो जो चीज़ें हैं वो लिख लेना उस कॉपी में। तो वो अभी से बनाते हुए चलो ताकि बाद में कोई बर्डन ना हो। एंड गाइस, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए कि तुम 11th में हो अभी, ठीक है। तो डोंट वेस्ट, दूसरों की तरह गलती नहीं करनी, जो दूसरों ने कर दी है उससे सीखना है, ठीक है। तो ऑलवेज वर्क हार्ड, और लाइफ इज़ बेटर आफ्टर 11th एंड 12th, लाइक बिलीव मी। मतलब मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रही हूँ लेजेंड, मतलब मैं वीडियोस बना रही हूँ सी, और मैं नहीं पढ़ रही हूँ और मैंने शायद पिछले एक साल से नहीं पढ़ा है प्रॉपरली, अगर देखा जाए तो जितना मैंने 11th-12th में पढ़ लिया था, या जितना मैंने अपने ड्रॉप टाइम में पढ़ लिया था। सो इट्स बेटर दैट you work hard right now and then enjoy your years after that. So yeah, best of luck. एंड मैं इस वीडियो में नहीं भूलने वाली हूँ, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ एंड यू गाइज आर नॉट इवन शेयरिंग, नॉट इवन लाइक सपोर्टिंग, नॉट इवन सब्सक्राइबिंग। मतलब 4000 लोग भी अगर एक वीडियो को देखते हैं तो भी मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। अदरवाइज आई एम फीलिंग लाइक मैं सिर्फ वीडियोज़ बना रही हूँ, देर इज़ नो मोटिवेशन नहीं है मेरे लिए कि मैं क्यों बनाऊँ वीडियोज़, ठीक है। सो एटलीस्ट गिव मी सम मोटिवेशन, मतलब लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एटलीस्ट तुम शेयर नहीं कर रहे हो तो। सो या प्लीज़, थैंक यू, बाय बाय।